प्यारे बच्चों, आजकल जो प्रश्न है वो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि 3 नई न्याय संहिता आई थी 2023 में, जिन्होंने रिप्लेस किया आईपीसी को, सीआरपीसी को और इंडियन एविडेंस एक्ट को। उसको जो रिप्लेस किया है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अभी इसमें देखते हैं, देखिए। और पुलिस एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पुलिस में इन चीज़ों का बहुत रोल रहता है। तो किसी भी पुलिस एग्ज़ाम में आनी ही है ये। पहले हम इसका कंसेप्ट करेंगे 5 मिनट में, और फिर हम इसके 50 क्वेश्चन जो है क्विक, मतलब 10-15 मिनट में करेंगे। आप देखते रहिए। इसमें जो भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस इसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो बीएनएस ने किसको रिप्लेस किया है? आईपीसी 1860। 1860 को याद रखना है। कुल धाराएं इसमें 358 हैं। उद्देश्य था कि औपनिवेशिक कानून जो अंग्रेजों के टाइम के हैं उनको अंत करना। और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पीड़ित केंद्रित न्याय। जो भी पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके सेंटर में रखते हुए इसमें किस वर्ड को हटाया गया? देशद्रोह वर्ड को इसमें हटाया गया है। किस वर्ड को इसमें स्पष्ट किया गया है? मॉब लिंचिंग जो है, जिसमें इकट्ठे कई लोग मिलकर किसी को पीट के मार देते हैं, उसको और स्पष्ट किया है। और इसमें संगठित अपराध, जिसमें लोग मिलकर अपराध करते हैं समूह में, और आतंकवाद, इसको स्पष्ट प्रावधान किया गया है। दंड व्यवस्था इसमें एक जोड़ी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। सामूहिक हिंसा से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको आजीवन कारावास और मृत्युदंड के घेरे में भी लाया गया है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, जैसे विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस, पीड़ित केंद्रित न्याय, और मॉडर्न क्रिमिनल लॉ। तो ये कौन सी में आता है? तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो उसमें आपराधिक प्रक्रिया इसको चुनना है हमने, और आधुनिक प्रक्रिया चुनना है, डिजिटल प्रक्रिया चुनना है। उसके बाद है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। इसने रिप्लेस किया है सीआरपीसी 1973 को। धाराएं इसमें बहुत ज़्यादा हैं, 531 है। क्यों ज़्यादा है? देखो, बीएनएस का मतलब है कि किसी आदमी ने अगर मर्डर किया तो उसको सज़ा देनी है। कितनी सज़ा देनी है ये बीएनएस बताएगा। इसके लिए जो प्रक्रिया होती है, पुलिस पकड़ेगी, उसको मार पिटाई करके उसके उलवाने की कोशिश करेगी, न्यायालय में पेश करेगी, ये सब है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और उसके खिलाफ जो सबूत पेश किए जाएंगे, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं मिल जाती है या कुछ और मिल जाता है, खंजर छुरी पे निशान मिल जाते हैं, वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। तो क्योंकि प्रक्रिया लंबी होती है, तो प्रक्रिया वाले में धाराएं 531 है। मुख्य उद्देश्य है कि तेजी से न्याय हो, प्रभावी हो, डिजिटल चीज़ों का इसमें यूज़ किया जाए, क्योंकि तकनीक आजकल यूज़ होने लग गई है। एफआईआर के प्रावधान में इसमें 2 एफआईआर जोड़ी गई हैं। एक तो आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं, और एक आप जीरो एफआईआर कर सकते हैं। जीरो एफआईआर ने इसको मजबूत बनाया है। जीरो एफआईआर का मतलब होता है कि आप जो है कहीं पे भी एफआईआर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जहां अपराध हुआ हो वहाँ से आप भाग गए किसी वजह से और कहीं और जीरो एफआईआर कर देंगे, तो वहाँ से फिर क्या होगा कि आपको दूसरी जगह आपके एफआईआर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जांच या ट्रायल जो है, तो पुलिस हिरासत में इसमें अधिकतम 15 दिन तक रखा जा सकता है। डिजिटल ट्रायल की इसमें अनुमति है। नागरिक अधिकारों के बारे में इसमें पीड़ित और गवाह है उसकी सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि वो पुरानी फिल्मों में देखा है ना कि गवाही देने के लिए वो बंदा कोर्ट में पहुंचता ही नहीं था, रास्ते में एक्सीडेंट करा दिए जाते थे ना। गवाह की सुरक्षा जरूरी है, समय पर न्याय जरूरी है, ऑनलाइन एफआईआर, डिजिटल जस्टिस सिस्टम, जीरो एफआईआर, ये इसके मुख्य वर्ड हैं। इसके बाद है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए 2023। इंडियन एविडेंस सबूत, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को इसने रिप्लेस किया है। कुल धाराएं इसमें 170 हैं, थोड़ी सी है सबूतों की है। उद्देश्य है इसका, सबूत से क्या जानना चाहते हैं हम? सबूत से हम सच जानना चाहते हैं, सत्य की खोज। और साक्ष्य के प्रकार होते हैं, एक तो मुंह से बताया जाए कि इसने कत्ल किया है, एक दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बताया जाए, ये लो जी सबूत, ये देख लो सीसीटीवी, ये देख लो खंजर पे निशान इसके खून के, तो ये दस्तावेजी साक्ष्य हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होता है, सीसीटीवी वगैरह, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था पहले, नियम के हिसाब से प्रैक्टिकल माना जाता था। अब इसको प्राथमिक साक्ष्य कर दिया, द्वितीय नहीं। पहला साक्ष्य हम इलेक्ट्रॉनिक को मानेंगे, किसी की कही गई बात को नहीं मानेंगे, कागज को नहीं मानेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। डिजिटल साक्ष्य में सीसीटीवी फुटेज है, एसएमएस है, ईमेल है, व्हाट्सएप मैसेज है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, इस सब को दस्तावेज माना जाएगा। दस्तावेज समझ तो डॉक्यूमेंट माना जाएगा, कागजी प्रूफ माना जाएगा इस चीज़ को। ये प्रश्न आएंगे इस पे बहुत।
कॉल रिकॉर्ड हो गई, ठीक है ना, कॉल रिकॉर्ड, एक CDR बोलते हैं जिसको, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, ईमेल, वीडियो सब कुछ मानेंगे। गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दे सकते हैं, आदमी घर बैठा बैठा वीडियो कॉल से भी गवाही दे देगा कोर्ट में और उसकी मानी जाएगी, क्योंकि मजबूरी में उसको कोर्ट बुलाएं, रास्ते में एक्सीडेंट हो, 100 दिक्कतें हों, टाइम लगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डिजिटल रिकॉर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये इसके कीवर्ड हैं। अब हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बता दी है, इसी से ही ज़्यादातर पर्सन इसमें आ जाएंगे। पहला प्रश्न है कि BNS ने किसको रिप्लेस किया है, तो उसने किया है भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को। अच्छा, भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं, तो BNS में 358, 511 किस में है भाई, 511 आपकी किस में है, BNSS में है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, इसमें ज़्यादा है। सामूहिक हत्या हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई, कुछ लोगों ने मिलके मारा, तो इसको क्या कहा है इन्होंने, इसको हत्या का विशेष रूप बताया है, इसको और स्पष्ट किया, हत्या का विशेष रूप। BNS में पहली बार किसे अपराध माना है, मॉब लिंचिंग को, ठीक है, मिल के मारना। पहले इसका यूज़ ज़्यादातर करते थे, क्यों कि भीड़ में किसके नाम लगेगा, इसलिए लोग मिल के पीट देते थे और डरते भी नहीं थे मिल के पीटने में, बोला किसी का नाम नहीं आएगा, तो अब इसमें नाम आएगा भीड़ का। BNS के तहत देशद्रोह शब्द को क्या किया है, समाप्त कर दिया है BNS से, इसको अलग वर्ड दे दिया कि भाई राज्य के खिलाफ अपराध, मतलब मान लिया इसको, देश के खिलाफ अपराध मान लिया, देशद्रोह की बजाय इस वर्ड को। हाल ही में भारतीय न्याय संहिता जो लागू किया, उसका उद्देश्य क्या है, औपनिवेशिक कानून जो है, पुराने कानून है, उनको हटाना। देशद्रोह से संबंधित प्रावधान क्या है, हटाकर इसकी जगह कौन सा वर्ड जोड़ा है, राज्य की सुरक्षा से संबंधित अपराध, ये वर्ड जोड़ा गया है, ठीक है। देशद्रोह थोड़ा बुरा लगता है। सामूहिक हिंसा, जिसमें कितने लोग होंगे ये याद रख लेना भाई, 5 लोग या ज़्यादा हों उसको सामूहिक हिंसा माना जाता है। तो मृत्युदंड पे क्या लगा, होने पे मृत्युदंड है या नहीं है, या जुर्माना है, क्या है, तो इसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है और मृत्युदंड भी हो सकता है ऐसा प्रावधान। BNS का उद्देश्य कौन सा नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है, औपनिवेशिक सोच, पुरानी सोच अंग्रेजों के टाइम की नहीं है, बाकी तीनों ठीक है। मॉब लिंचिंग को क्या मानना है, इसमें अलग अपराध माना है, मॉब लिंचिंग को अलग से परिभाषित किया है, इसको देशद्रोह या आतंकवाद नहीं मानेंगे हम। सामूहिक हिंसा से मृत्यु होने पर किस धारा में दंड है, तो पहले 302 होती थी, तो ये नहीं आएगा, 302 किस में थी, IPC में। अब कौन सी धारा है, 103, जो सामूहिक हिंसा से मृत्यु होने पर। अच्छा, भारतीय न्याय संहिता किस वर्ष लागू हुई, तो 2023 में लागू हुई। किस प्रकार का कानून है BNS, तो आपराधिक, मैंने ये बोले थे ना वर्ड शुरू में, आपराधिक वर्ड है, अपराध के खिलाफ, मतलब इसमें प्रशासन दीवानी में मत चले जाना। BNS का फोकस किसके ऊपर है, आरोपी पे, पुलिस पे, पीड़ित पे, प्रशासन पे, पीड़ित को न्याय दिलाना है। BNS जो है किस प्रकार के न्याय को बढ़ावा देता है, ठीक है, तो त्वरित और न्यायपूर्ण, ये हो जाएगा। किस प्रकार के अपराधों को प्राथमिकता देता है BNS, इसमें तकनीक आधारित जो अपराध हैं, तकनीक पे ज़्यादा काम किया है, तकनीक से जो अपराध किए जाते हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि पुराने अपराध तो पहले से शामिल थे IPC में। BNS में सुधारों का आधार क्या है, वो है भाई आधुनिक जो आज का समाज है उसकी ज़रूरतों के हिसाब से इसको बदला गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अगले 3 मिनट में इसको करेंगे हम। किसको बदला भाई, इसने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को बदल दिया, ठीक है। और BNSS में FIR दर्ज करनी है तो क्या कर सकते हो आप, ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हो, नया जोड़ दिया। पुलिस हिरासत जो है आपकी, पुलिस हिरासत इसमें कितने टाइम की रहेगी, मुख्य वर्ड है, तो वो आपकी आ जाएगी 10 दिन, नहीं सॉरी 10 दिन नहीं है, ये आएगा आपका 15 दिन। इसमें पुलिस हिरासत भाई 15 दिन की है। 0 FIR, ठीक है, तो 0 FIR में देखो भी क्या होगा, 0 FIR को और मजबूत किया गया है, ठीक है। डिजिटल ट्रायल बोला, अब पूछा है कि उच्च न्यायालय में होंगे या सत्र न्यायालय में होंगे, डिस्ट्रिक्ट में, नहीं, हाँ कर दो, डिजिटल ट्रायल हाँ भाई है, सभी में है वो। 0 FIR का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि पीड़ित को तेजी से न्याय दिलाएं, क्योंकि वो थाना खोजते घूमने में परेशान हो जाएगा कि मेरा इलाका किस थाने में आता है, मैं कहाँ FIR दर्ज कराने जाऊँ, इससे अच्छा है जो आगे थाना आ जाए उसी में करा दो, वो थाना आगे
सही थाने में उसको ट्रांसफ़र कर देगा। BNSS किस प्रकार का कानून है भाई? आपराधिक प्रक्रिया, ये ध्यान रखना है, आपराधिक प्रक्रिया, अपराध वर्ड को ध्यान रखना है। डिजिटल ट्रायल का प्रावधान किस में है? देखो, डिजिटल ट्रायल पे सजा मिलती है BNS में, सबूत के लिए BS से हो गया। जो प्रावधान प्रक्रिया जो है, ट्रायल जो चलेगा वो किस में चलेगा? BNSS में चलेगा। गवाहों की सुरक्षा पर विशेष बल। अब गवाह देखते ही आप कहोगे जी गवाह वाला तो BS से है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सबूत वाला। पर यहाँ सबूत की बात नहीं हो रही है, सबूत की जांच की बात नहीं हो रही है, यहाँ सबूत देने वाला जो गवाह है उसकी सुरक्षा की बात हो रही है। सुरक्षा पुलिस करेगी प्रक्रिया में, तो इसमें आ जाएगा आपका BNSS, गवाहों की सुरक्षा पर विशेष बल। FIR दर्ज करने में देरी को कम करने का प्रावधान किस में है? तो FIR दर्ज करना किसका हिस्सा है? प्रक्रिया का, BNSS। BNSS में नागरिक अधिकारों का संबंध किससे है? BNSS में, तो इसमें अधिकार किसके देखे जाएंगे? पीड़ित के और गवाह के, इस पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है ना, आरोपी पे नहीं है। आरोपी वो क्या अधिकार देना, वो तो अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है। BNSS का फोकस किस पे है? समयबद्ध न्याय मिले। किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? साक्ष्य का मूल्यांकन, साक्ष्य का जांच, साक्ष्य की जांच किस में आएगी? BSA में आएगी। डिजिटल माध्यम से बयान दर्ज कराने की अनुमति कहाँ है भाई? BNSS में है, ठीक है। बयान दर्ज कराना है तो BNSS प्रक्रिया के तहत किसी में भी करा सकते हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो भी। FIR की जीरो अवधारणा का संबंध किससे है? दंड से, अपील से, साक्ष्य से नहीं है। FIR की जीरो अवधारणा का मतलब है क्षेत्राधिकार, भी इस थाने का क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र से संबंधित, एरिया से संबंधित। BNSS का उद्देश्य क्या है? न्याय तक आसान पहुंच हो। जीरो FIR की धारणा का उद्देश्य क्या है? या तो क्षेत्र आएगा या फिर इसमें आएगा पीड़ित को न्याय जल्दी मिले, तेजी से मिले। क्षेत्राधिकार हटाना नहीं आएगा, क्योंकि क्षेत्राधिकार तो रहेगा। आप किसी थाने में जीरो FIR करा सकते हो, जांच वो लोग नहीं करेंगे, वो ट्रांसफर कर देंगे, जिस क्षेत्र की है वो वहीं ट्रांसफर करेंगे, क्षेत्राधिकार रहेगा, ठीक है। गवाह सुरक्षा पर विशेष बल किस में है? BNSS में है। डिजिटल माध्यमों का उपयोग किस चरण में किया जाता है? केवल FIR में, ट्रायल के दौरान या जांच के दौरान? सारे चरणों में ही डिजिटल प्रूफ माने जाएंगे। पुलिस हिरासत अवधि बढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? कि मुकदमा लंबा करना, आरोपी को दंड देना, ये तो उसका काम है जज का। न्यायालय को हटाना ना, जांच को और प्रभावी बनाना ताकि उससे सबूत इकट्ठे किए जा सके। अब आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अगले 3 मिनट में इसको करेंगे हम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, किसको इसने रिप्लेस कर दिया? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को इसमें क्या माना गया है भाई? प्राथमिक साक्ष्य माना गया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ देखो आप। डिजिटल रिकॉर्ड क्या माने जाते हैं? दस्तावेज माने जाते हैं, मतलब कागजी प्रूफ माने जाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा गवाही वैध है, केवल हाई कोर्ट, केवल इमरजेंसी नहीं है, वैध है, मतलब मानी जाएगी। साक्ष्य अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, अब कोई सोचेगा इमरजेंसी में नहीं, आजकल तो नॉर्मल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लोग करते हैं, चाहे उसको इमरजेंसी ना है तो भी, और मानती भी है कोर्ट। साक्ष्य अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? साक्ष्य अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय के अंदर साक्ष्य का जांच करना, मूल्यांकन करना। वीडियो रिकॉर्डिंग क्या है? दस्तावेजी साक्ष्य है। BSA में गवाही देने की आधुनिक विधि कौन सी है? गवाही देनी है तो शपथ पत्र से देंगे, लिखित में देंगे? नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देंगे। सभी नहीं देंगे, ये आधुनिक पूछा है इसने, सारी विधियां नहीं पूछी, सिर्फ आधुनिक विधि क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। साक्ष्य अधिनियम का मूल सिद्धांत क्या है? सबूत। सबूत किस लिए? सत्य, सच जानने के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा गवाही, ये वैध आ जाएगा आपका। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, इसको क्या माना जाता है? डिजिटल दस्तावेज, पूरी तरह मान्य है, CDR। साक्ष्य का मूल्यांकन कौन करता है? सबूत है, अब पुलिस कहेगी ये राजेश के खिलाफ सबूत, तो इसकी जांच कौन करेगा? न्यायालय करेगा, पुलिस का नहीं माना जाएगा। BSA किस अवधारणा को समर्थन देता है? डिजिटल इंडिया को। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रमाणिकता वो क्या है? महत्वहीन, जांच योग्य है, उसको जांचना है कि वो सबूत है, वो सही है या छेड़छाड़ करके आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग भी गलत बना देते हैं। BSA में आधुनिक तकनीक जो है वो क्या करी गई है? सम्मिलित की गई है। साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, किस में लागू होता है? साक्ष्य अधिनियम पुलिस स्टेशन में, न्यायालय में
और सभी में। देखो सबूतों की जो जांच होती है, साक्ष्य की जांच, वो किस में होती है भाई? वो न्यायालय में होती है। तो इसलिए सभी में या प्रशासन में मत जाना आप। साक्ष्य की विश्वसनीयता कौन तय करता है? अभी ये सबूत जो है वो विश्वास योग्य है। ये सबूत कौन तय करता है? न्यायालय ही तय करेगा कि ये सबूत सही है या गलत है। पुलिस सिर्फ सबूत पेश कर सकती है। तो बेटा इसमें BSA और BNS और BNSS तीनों के ऊपर आपको बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिले। आपको ये कैसा लगा आपको ज़रूर बताना है, और हम आपके लिए क्या कराएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और जो वीडियो देखी है वो लाइक और शेयर और एक कमेंट कैसी लगी आप ज़रूर कर देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।